नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। सिविलाइजेशन स्टोरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में हुई क्रांतियों की, रिवॉल्यूशन स्टोरीज। दुनिया ने, विश्व ने इन क्रांतियों को किस तरह से देखा। हमने बात की है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में, यूज रिवॉल्यूशन के बारे में, और उसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दुनिया ने इन्हें कैसे देखा, इन्हें किस तरह से नैरेट किया और इनकी वास्तविकता क्या थी, हम इस श्रृंखला में आपको बता रहे हैं। आज का विषय है हमारा रूस की क्रांति। रूस में एक वक्त एक कहावत बहुत प्रचलित थी। वहां पर सिर्फ दो ही लोग ताकतवर हैं। पहला वहां का शासक यानी जार निकोलस, और दूसरा वो व्यक्ति जिससे उसने अभी अभी बात की है, यानी एक कान का कच्चा आदमी कैसे 300 साल पुराने साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार माना जाता है। ये कहावत उसी ओर इशारा करती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली रूस की क्रांति के बारे में। आपने अक्सर क्रांति के नाम पर शायरी, जार्गन सुने होंगे कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, हम लेके रहेंगे आज़ादी, आदि आदि। यानी सिंहासन पर राजा के बदले प्रजा का कब्जा। आप इन शब्दों को ध्यान अवश्य दीजिए। इन शब्दों पर यहाँ पर जो एक चीज़ हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं वो है, अगर भीड़ यानी जो मास है, जो पब्लिक है, जो जनता है, अगर वही शासन चलाने लगे तो नेतृत्व की जरूरत ही न होती। अगर नेतृत्व की जरूरत ही नहीं होती है तो फिर लेनिन और स्टालिन की भी जरूरत लोगों को क्यों पड़ी थी? उन्होंने क्यों खुद को लीडर घोषित किया था, नेतृत्व बनाया था? ये एक किस्म का रोमांटिसाइज करने वाली कहानियां हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, हमें आकर्षक लगती हैं। साम्यवाद और युद्धरत साम्यवाद, या मैं अगर कहूँ तो फॉलिंग फॉर द अंडरडॉग्स, यानी अच्छे और बुरे की चिंता किए बिना जो कमजोर है उससे सहानुभूति हो जाना, उससे मोहब्बत हो जाना, उससे इश्क हो जाना। इसका उदाहरण हम अगर लेंगे तो आप ब्राज़ील की फुटबॉल टीम को किसी गरीब अफ्रीकी देश से लड़वाकर उसकी तुलना करके देखिए। कहीं ना कहीं हम ये चाहने लगते हैं कि अगर 1% संभावना भी है तो ब्राज़ील की जगह वो गरीब देश जीत जाए। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि ब्राज़ील आवश्यक रूप से गलत टीम है या गलत देश है और उसे इसलिए हारना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर रोल होता है नैरेटिव, प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन का, कि किस तरह से आप किसी कहानी के विरुद्ध लोगों को किस हद तक तैयार कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था रूस में, रशियन रिवॉल्यूशन में। 1870 का दशक अगर हम देखेंगे तो वहाँ तक आते आते सोशलिस्ट विचार पूरे यूरोप पर दबदबा बनाने लगे थे। ये विचार निजी संपत्ति का विरोध करता था, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति का समर्थन करता था। 19वीं सदी तक समाजवाद एक जानी पहचानी अवधारणा भी बन गई थी। इन समाजवादियों का मानना था कि निजी संपत्ति वाले उन लोगों की परवाह नहीं करते हैं जो उनकी पूंजी बढ़ाने में, जो उनका कैपिटल बढ़ाने में, जो उनका धन बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। वो चाहते थे कि अगर स्वामित्व को बांट दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा सा सभी का फायदा होगा। ये प्रैक्टिकली कितना संभव था, कितना नहीं, वो हम इस कहानी में आज देखेंगे। इसी तरह से कुछ विचार आधार बने थे रूस की क्रांति का, जिसे अक्टूबर क्रांति भी नाम दिया जाता है। इसमें कुछ किरदार बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे जार निकोलस, उसकी पत्नी जारिना अलेक्जेंड्रा, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, लेनिन और एक सबसे रहस्यमयी किरदार रास्पुतिन। अगर किसी देश को मजबूती से चलाना आसान होता तो कोई भी साम्राज्य अपने राज्य में विद्वानों को नहीं रखता, सैनिकों को आश्रय नहीं देता, बुद्धिजीवियों को नहीं रखता और मार्गदर्शक भी नहीं रखता। यानी अगर एक रथ को चलाना है तो उसके कई पुर्जे उसमें अवश्य होते हैं, और वो सभी पुर्जे जब मजबूत होते हैं तब उस पर सवारी करने वाला भी पूरे आत्मविश्वास से उस पर सवारी करता है, युद्ध में उतरता है। रूस की क्रांति के बारे में कम्युनिस्ट अक्सर कहा करते हैं कि वहाँ का राजा यानी जार निकोलस क्रूर हो गया था, तानाशाह हो गया था, वो लोगों की नहीं सुन रहा था। लेनिन के संवाद, व्लादिमीर लेनिन, उसके संवाद लोगों की जुबान पर रहते हैं अक्सर। इस बीच आप ये भी देखिए कि रास्पुतिन की भूमिका को किस तरह से कुछ लोगों ने राजतंत्र को गिराने के लिए इस्तेमाल किया। ये पूरी कहानी घूमती है 300 साल पुरानी राजशाही के इर्द गिर्द। यहाँ एक 5 फुट 5 इंच का एक क्रांतिकारी है, एक अय्यास किस्म का संत है, जोगी किस्म का आदमी, प्रेम में डूबे हुए राजा रानी है, एक बड़ा हत्याकांड है, एक साम्राज्य का पतन, और फिर उन सब के बीच में गृह युद्ध, जिसके सहारे लोग समाजवाद या साम्यवाद के लिए जार को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब देख रहे थे। पूंजीवाद और समाजवाद या साम्यवाद की इसी जंग को रूसी क्रांति का नाम दिया जाता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से गंगा डाबा के विमर्श
और टाइम पास का सबसे पसंदीदा विषय भी होता है, वोक्स लिबरल लेफ्ट लिबरल्स के बीच खासकर। क्रांति की ये कहानी है रूस की, जो किसी जमाने में एक साम्राज्य था, फिर कम्युनिस्ट क्रांति के बाद कई देशों का एक संघ का हिस्सा बना और अब 21वीं सदी में वो फिर से एक देश है जो कुछ राष्ट्रों की नज़र में चुभ रहा है। अक्टूबर क्रांति के फलस्वरूप 1917 में विश्व में पहली बार लाशों के ढेर पर एक ऐसी शासन व्यवस्था का सृजन हुआ जो पूर्ण रूप से नास्तिक प्रकृति की और कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित थी। उसी के विचारों की परिणति भी थी। हालांकि जो उसके परिणाम हुए से खुद कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स भी घबरा गया था। इसके पीछे प्रमुख व्यक्ति था सोवियत समाजवादी गणराज्य का वास्तुकार, रूसी साम्यवादी पार्टी का संस्थापक, बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख नेता और महान नरसंहारक साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन। इस क्रांति का सबसे स्याह पक्ष यह है कि एक ओर जहां समाज का बड़ा वर्ग लेनिनिज्म से सदियों से अनुप्राणित रहा, वहीं वह लेनिन के उस ऐतिहासिक विप्लव हिस्टोरिक रिवॉल्यूशन के सच को नकारता ही आया है, जो लाखों बेगुनाहों की मौत की विभीषिका का आधार बना। क्रांति की पृष्ठभूमि में है साल 1547, जब रूस में ज़ारशाही की शुरुआत हुई थी। पहले ज़ार ने अपने ही बेटे और पोते की हत्या कर डाली थी। फिर आया रूस में रोमनोव राजवंश, जिसने 300 साल तक रूस पर राज किया। साल 1894 में इस परिवार से निकोलस द्वितीय जार बने थे। निकोलस एकदम लाडला किस्म का बेटा था राजवंश का। उसने कभी राजपाट का काम ही नहीं किया था। मौज मस्ती में जिंदगी उसकी गुजरी थी। उसका बचपन भी एकदम राजा बाबू बना रहा था और एक दिन उसे जर्मन राजवंश की लड़की से प्यार हो गया। मोहब्बत हुई तो जार निकोलस द्वितीय और उसकी प्रेमिका यानी जारीना अलेक्जेंड्रा अपनी ही दुनिया में मस्त हो गए। 4 बेटियां थी उनकी और एक दिन एलेक्सी नाम का एक राजकुमार भी हो गया। 1905 से पहले की दुनिया को भी अगर देखें तो सारे साम्राज्य आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। ऐसे ही ब्रिटेन और रूस की भी कई रिश्तेदारियां आपस में थी। जो ये सारे रजवाड़े हुआ करते थे, किसी न किसी तरह से आपस में रिश्तेदार होते थे, दोस्त या भाई बंधु हुआ करते थे। कुछ सवाल है कि आखिर रूस के साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, रूस का आखिरी जार कैसे मारा गया और इस कहानी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और किंग जॉर्ज का क्या संबंध है। किसी भी देश के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं और वैसे ही उस साम्राज्य के पतन के पीछे भी कुछ वजह जरूर होती हैं। जैसे चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया था, जैसे मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण ये हैं कि राजा का अपनी प्रजा से कितना जुड़ाव है, वो उनके कितने करीब है, वो उनकी समस्याओं को कितना जानता है, वो जनता के मुद्दों से कितना परिचित है। दूसरा, वहाँ की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। तीसरा, किसी भी साम्राज्य पर बाहरी ताकतों का कितना प्रभाव है, जिसे हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहते हैं। चौथा ये है कि साम्राज्य में अगर दूरदर्शिता या विजन का अभाव है तो यह भी उसके पतन का कारण बनता है। फिर आते हैं साम्राज्य के युद्ध से लड़ने को लेकर के तैयारियां और आखिर में गृह युद्ध की संभावना है। 1905 के आसपास ये सब कुछ घटित हो रहा था रूस में। ये वो समय था जो हमें याद दिलाता है कि राजा या लीडर या नेतृत्व का मजबूत होना कितना आवश्यक होता है उस साम्राज्य के लिए। सिर्फ 10 दिन लगे थे रोमनो साम्राज्य को तबाह होने में। इसी समय रूस जापान से भी युद्ध झेल रहा था। गलत मार्गदर्शन के चलते रूस ने खुद को पहले विश्व युद्ध में भी झोंक दिया था और रूस में जैसे ही अस्थिरता आई हर तरफ से, चाहे वो लोगों से हो, पब्लिक से हो, अर्थव्यवस्था से हो या राजमहल से जुड़ी हुई अस्थिरताएं हों, वैसे ही वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गए। इस क्रांति के किस्से के बाद पोलर बियर एक्सपीडिशन के बारे में भी आपने सुना होगा। रूस जब कमजोर होने लग गया था तो रूसी गृह युद्ध के दौरान उत्तरी रूस में अमेरिका द्वारा किया गया यह सैन्य हस्तक्षेप बोल्शेविक क्रांति और सोवियत संघ की स्थापना के तुरंत बाद 1918 से 1919 तक चला था। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान सहित कई देशों ने रूस में बोल्शेविक विरोधी व्हाइट फोर्सेस का समर्थन करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी थी। इनका लक्ष्य था बोल्शेविक लाल सेना यानी जिसे रेड आर्मी कहते थे, उसके खिलाफ उनकी लड़ाई में व्हाइट रूसी सेनाओं जो व्हाइट आर्मी थी वहाँ पर उनकी सहायता करना। सोचिए ये सभी लोग ताक में बैठे हुए थे कि जैसे ही रूस में अस्थिरता आती है ये सब लोग एक्टिव हो गए। रूस के साम्राज्य के पतन में इन सभी चीज़ों की भूमिका आप देखेंगे। डिसइन्फॉर्मेशन यानी झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा और नैरेटिव निर्माण, ये सब किसी भी राज्य के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये रूस के इस दौर के इतिहास से पता चलता है। जिन ताकतों का लक्ष्य निकोलस जार को गद्दी से उतारना था, उन्होंने निकोलस और उसके परिवार का जमकर चरित्र हनन किया, उनके खिलाफ जमकर दुष्प्रचार किया। रानी के चरित्र के बारे में अफवाह फैला करके लोगों को भड़काया गया।
पहले युद्ध में राजा को जाने या ना जाने को लेकर के सलाह दी गई, जो बहुत खतरनाक साबित हुई थी। और आखिर में आप देखिए कि जब जार निकोलस को कैद कर लिया गया था तो फिर उसे उसके परिवार के साथ मार दिया गया। वो उसे बंदी भी बना सकते थे, हमेशा के लिए कारावास में भी डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने इस किस्म की हिंसा क्यों चुनी? वो तो कम्युनिस्ट थे, वो तो प्रजातंत्र चाहते थे, तो वो इतना हिंसक हो सकता है क्या? अब थोड़ी सी रूस की कहानी भी जान लेते हैं कि जो रूस की क्रांति थी, रशियन रिवॉल्यूशन, उसके बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा था। रूस की आखिरी जारिना अलेक्जेंड्रा ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की नातिन थी। विक्टोरिया के खानदान से हीमोफीलिया जार निकोलस के बेटे एलेक्सी तक पहुंच गया था। एलेक्सी की इस बीमारी से ये दोनों बहुत परेशान थे। 1905 में यहाँ से कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमय किरदार की, ग्रिगोरी रास्पुतिन। रास्पुतिन की भूमिका रूस के साम्राज्य के पतन में देखने पर संदेह नहीं होता है कि कहीं ये भी कोई ट्रेन किया गया आदमी तो नहीं था। उसका किरदार इतना रहस्य से भरा हुआ था कि आप इस किस्म की संभावना पर विचार करने लगते। अब सवाल ये है कि आखिर कौन था रास्पुतिन और वो इस राजशाही के खात्मे का जिम्मेदार कैसे माना जाता है? ये रहस्यमयी करिश्माई किस्म का आदमी रास्पुतिन कई कारणों से रूस में चर्चा का विषय था। पहला, 6.5 फुट का एक जोगी जैसा दिखने वाला ये आदमी भविष्य देखने का दावा करता था। उसकी बनावट और उसके तरीकों से लोग हैरान हो जाते और उससे प्रभावित भी हो जाते थे। उसके शरीर से बकरी की बदबू भी आती थी रास्पुतिन से, और वो अय्यास, व्यभिचारी, शराबी और ठग किस्म का आदमी था। पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में उसके चर्चे थे, और क्योंकि इस किस्म के लोग निकोलस जार को बड़े पसंद आते थे, इसलिए राजा के आसपास जो उसके मंत्री संतरी थे वो राजा को खुश करने के लिए रास्पुतिन को उससे मिलवाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम कोई ऐसा बढ़िया सा आदमी राजा से मिलवाएं तो उनके अपने नंबर बढ़ेंगे। कान का कच्चा तो था ही। कहा जाता है कि उसने अपनी हरकतों से पूरे रूस को अपनी उंगलियों पर नचाया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यही लोग उसे मारने की योजना बनाने लगे। जब निकोलस को उसके दरबारियों ने रास्पुतिन से मिलवाया तो निकोलस ने उसे अपने बेटे एलेक्सी की बीमारी के बारे में भी बताया। रास्पुतिन ने उसे वादा किया कि वो जादुई ताकत से उसके बेटे की बीमारी को ठीक कर देगा। निकोलस ने रास्पुतिन की बातों पर विश्वास भी किया। एलेक्सी की तबीयत में सुधार भी होने लगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसने जो दवाएं इस्तेमाल की थी वो एस्प्रिन जैसी कोई दवाएं थी। यहाँ से जार और जारिना रास्पुतिन पर आंख बंद करके यकीन करने लगे थे। ये कोई स्पष्ट नहीं हो सका कि असल में किस चीज ने अपना असर दिखाया था, लेकिन एक चीज साफ थी कि उसके बाद महल में रास्पुतिन का दबदबा बढ़ता चला गया। जाहिर सी बात है कि जारिना निकोलस की वाइफ भी उसकी थोड़ा सा मुरीद हो गई थी। यहाँ तक कि राजकाज के मामलों में रास्पुतिन की सलाहें ली जाने लगी। एक साइबेरियाई रूसी साम्राज्य का खासम खास बन जाता है। ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है। यहाँ से दौर शुरू होता है साम्राज्य के खिलाफ अफवाह और प्रोपेगेंडा का। अब नगर में खबर फैला दी गई कि राजा और रानी दोनों पर रास्पुतिन का कब्जा हो गया है। रास्पुतिन के बारे में कहा गया कि वो सेक्स को दुनियावी चीजों से मुक्ति का रास्ता बताता था और इसीलिए वो शराब और सेक्स में लिप्त रहता था। वो जार निकोलस का खासम खास एकदम क्लोज बन चुका था तब तक, तो वो कोई भी उस पर बंदिश, कोई पाबंदी उस पर नहीं लगती थी। सरकारी कामकाज में मदद करने के बदले में रास्पुतिन वहाँ के अमीरों के करीब आ गया था, और उससे ज़्यादा करीब आ गया था वो उन अमीरों की बीवियों के भी। उसकी नज़दीकियाँ उससे बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त रूस के कई मंत्रियों की बीवियाँ भी रास्पुतिन से प्रभावित थी। अब ये जादुई किस्म का आदमी उन मंत्रियों को भी खटकने लगा था जो कभी इसे राजा से मिलवाना चाहते थे, जिन्हें कभी ये करिश्माई और रहस्यमयी लगता था। उनकी समस्या ये थी कि एक मामूली सा घर गांव का आदमी, किसान परिवार का रहने वाला रास्पुतिन रूसी साम्राज्य का इतना क्लोज कैसे हो सकता है। आखिरकार एक बार राजा ने भी उसे साइबेरिया भेज दिया अपने आसपास के लोगों के कहने पर। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही रास्पुतिन वहां से गया, निकोलस का बेटा फिर से बीमार पड़ गया। यहाँ पे फिर से उसको रास्पुतिन की याद आई। रास्पुतिन ने कहा कि मैंने जादुई ताकतों से तुम्हारे बेटे को फिर से ठीक कर दिया है, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद रास्पुतिन सीधा सीधा वापस लौट गया निकोलस के राज दरबार में, और वो हमेशा के लिए उससे जुड़ गया। रास्पुतिन को वापस बुला लिया गया था निकोलस द्वारा, क्योंकि उसने उसके बेटे को फिर से ठीक कर दिया था। रास्पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उसका ऐसा सम्मोहन हो गया था वहाँ के लोगों पे कि वो उसके नाखून की कतरनों के ताबीज बनाने लगे थे और उसे अपने गले में पहनने लगे थे। जो आम आदमी थे वहाँ के, वो अपनी बीमारियों के इलाज के लिए उसके पास जाते थे। किसी को अगर कोई सरकारी कामकाज करवाना होता था, क्योंकि उन्हें उसके लिए जारिना के पास जाना होता था, तो रास्पुतिन को बटा करके रखते थे। जब राजमहल इस सब में व्यस्त था, तब रोज की सड़कों पर रहने वाले लोग आक्रोशित हो चुके थे। उनमें किस चीज़ को लेकर के आक्रोश था, उस पर हम आगे बात करते हैं। ये बारी थी रूस की क्रांति की। अब तक रूस में लोग आर्थिक परेशानियों के चलते सड़क पर उतरने लगे थे।
साल 1905 में रूस में पहली क्रांति हुई। व्लादिमीर लेनिन जैसे नेता इस क्रांति के लीडर बने थे। किसान और मजदूरों की सिर्फ एक मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी और अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो चुकी थी। उन्होंने जार निकोलस से मिलने की कोशिश भी की। लोगों की भीड़ विंटर पैलेस के लिए रवाना भी हुई, लेकिन निकोलस ने इन सभी लोगों को मिलने के बजाय उन पर पुलिस छोड़ दी। इतिहास के इस घटना को, इस दिन को ब्लडी संडे का नाम दिया जाता है। उस दिन हजारों लोग पुलिस या कार्रवाई में मारे गए थे। इस हत्याकांड ने लोगों को और भी भड़का दिया। मजदूर स्ट्राइक पर चले गए और किसानों ने हथियार उठा लिए। आखिरकार जार निकोलस को क्रांति के आगे झुकना पड़ा। इस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि रूस में ड्यूमा यानी संसद का गठन हो गया। चुनाव भी हुए, प्रधानमंत्री भी बना, लेकिन जार ने अभी भी सारी ताकत अपने पास रखी। यानी राजा अभी भी जब मन चाहता अपनी मर्जी से संसद को भंग कर सकता था। उसने ऐसा किया भी। एक ही साल के अंदर जार निकोलस ने संसद भंग कर दी और अपने मनपसंद आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। लोग यहाँ पे फिर से नाराज हो गए। इस बार विद्रोह हल्का नहीं था, ये आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति में बदल गया। इसी क्रांति को इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता। रूस की क्रांति कम्युनिस्ट शासन का पहला एक्सपेरिमेंट था। इस क्रांति के नायक को देखिए, लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की। इनमें से अधिकतर नाम तो ब्रिटेन में रह रहे थे या फिर जर्मनी में। ये लोग सिर्फ तख्ता पलट करने के लिए ही कैसे इनका इस्तेमाल किया गया, क्या ये सिर्फ इसी काम के लिए रूस में पहुंचे थे, ये भी देखने लायक। तानाशाही तरीकों से अपने राजनीतिक विरोधियों की इन्होंने हत्या करवाई। रूस की क्रांति को भी एक और झटके की जरूरत थी, और ये कमी पूरी की थी पहले विश्व युद्ध ने। इसे कहा गया था ग्रेट वॉर। पहले विश्व युद्ध क्यों, अगर हम इसी घटनाक्रम, क्योंकि समकालीन जो भी वहाँ पे इतिहास चल रहा था उसी बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ। रूस की क्रांति के बीच में इसकी भी भूमिका थी, तो थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। 1914 में रूस पहले विश्व युद्ध में दाखिल हो चुका था। अब इस वजह से वहाँ पे महंगाई बढ़ने लगी थी, लोगों का जीना मुश्किल होने लगा था, राशन की कमी हो गई थी, सेना के पास लड़ने के लिए अब हथियार और गोलियां नहीं बची थी। उधर राजमहल से रोज अलग अलग कांड बाहर आने लगे थे। ऐसी खबरें फैला दी गई कि रासपुतिन के जारीना से नाजायज रिश्ते हैं और उसने राजकुमारियों पर भी कब्जा कर लिया है। ये भी कहा गया है कि ये सब देख करके जार निकोलस मौन है। पूरे रूस में जार शाही के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच गया। सैनिक हथियार डाल करके विद्रोहियों के साथ मिल गए थे। पहले विश्व युद्ध तक समाज में वामपंथी रुझान उभर रहा था। इस बीच पहला विश्व युद्ध भी छिड़ गया। पहले तो जार निकोलस के सेनापति ने मोर्चा संभाला, लेकिन एक दिन जारीना के करीबी रासपुतिन के कहने पर जार निकोलस भी विश्व युद्ध में उतर गया। अब सारा राजकाज निकोलस की पत्नी जारीना के हाथों में था और वो पूरी तरह से निर्भर थी रासपुतिन पर। रासपुतिन अपने दबदबे का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। वो अधिकारियों को कभी निकाल देता, मंत्रियों की तैनात करना, उनकी बर्खास्तगी, वो सब अपनी मर्जी से करने लगा था। अब राजशाही के कुछ लोग सक्रिय हुए थे और वो रासपुतिन को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। उन्हें लगा कि शराब और सेक्स में डूबा हुआ ये आदमी जार शाही को बदनाम कर रहा है, रूस को बदनाम कर रहा है। उन्हें लगा कि ये पूरा सिस्टम ढह जाएगा। तब तक ये चर्चा भी फैल चुकी थी कि जारीना और रासपुतिन के रिश्ते अंतरंग हो चुके हैं। ये योजना बेहद दिलचस्प है। रासपुतिन को एक घर में बुलाया गया उसे ठिकाने लगाने के लिए। उसे साइनाइड और पेस्ट्री और शराब ऑफर की गई, लेकिन वो ऐसा आदमी था कि वो साइनाइड से भी नहीं मरा। राजकुमार फेलिक्स यूसुपोव ने उसे ठंडे पानी में डुबाया। आखिर में एक रिवॉल्वर से रासपुतिन के सीने में गोली उतार दी गई। वो ऐसा इंसान था कि वो तब भी नहीं मरा और फिर से उन लोगों पर टूट पड़ा जो उसे मारने वाले थे। फिर से उस पर 2-4 गोलियां और दागी गई। रासपुतिन धरती पर गिर गया, फिर कभी ना उठने के लिए। उसके हाथ पैर बांध करके उसे नदी में फेंक दिया गया। लेकिन ये राज खुल गया कि रासपुतिन को किसने मारा है। जिन लोगों ने सजा के तौर पर जिन्हें देश निकाला दिया गया था, वो सजा से बच निकले थे असल में। वरना क्योंकि जब 1917 की रूसी क्रांति में जार निकोलस और उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था, उसमें ये भी मर जाते, लेकिन ये उससे पहले ही उन्हें देश निकाला दे दिया गया। रासपुतिन की मौत ने विद्रोहियों का हौसला बढ़ा दिया। साल 1917 आते आते हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग दुकानों में लूटपाट करने लगे थे। यहाँ से मजबूरन जार निकोलस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना पड़ा। हालात इससे भी नहीं सुधरे। युद्ध में लाखों रूसी सैनिक मारे गए थे। रूस के लोग अब किसी भी तरह से जार शाही का अंत चाहते थे। उन्हें लगा था कि इस आदमी के हाथ में सत्ता रही तो उनका भला नहीं होने वाला है। 15 मार्च 1917 के दिन जार ने सत्ता छोड़ दी। इसी के साथ रूस के 300 साल पुराने साम्राज्य का अंत हो गया। यहाँ पर निकोलस ने जार शाही को बचाने के लिए कई तरीके अपनाए। उसने अपने भाई मिखाइल से कहा कि यार तू जार बन जा,
लेकिन उसने जब विद्रोहियों को देखा तो पीछे हट गया। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज को, जो कि जार निकोलस का चचेरा भाई लगता था, उसने उसको ऑफर ज़रूर किया कि वो उसे शरण दे, उसको बचा ले। लेकिन उसके करीबियों ने बोला कि तू रूस के हाल देख ले, वहाँ पे गृह युद्ध हो रहा है, वहाँ पे विद्रोह हो रहा है, और ऐसा ना हो कि अगर निकोलस को तो शरण देता है तो ब्रिटेन में भी गृह युद्ध हो जाए। इसके बाद किंग जॉर्ज भी वायलेंट होकर के साइलेंट हो गया और उसने अपना फैसला बदल दिया। अब रूस में जारशाही खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्रांतिकारी इससे भी शांत नहीं हुए। असल में क्रांतिकारियों को बोल्शेविक धड़ा जो था वो रूस में कम्युनिस्ट शासन लाना चाहता था, और वो इसका नेतृत्व कर रहा था व्लादिमीर लेनिन। जबकि दूसरा जो धड़ा था इसके खिलाफ था, इसे मेंशेविक कहा जाता था। 1917 में लेनिन के वापस लौटने के बाद रूस 3 साल तक गृह युद्ध की आग में जला। क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध एक बड़ी समस्या बनकर के उभरा था। सिविल वॉर वहाँ की रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच में था। रेड आर्मी बोल्शेविक तर्ज के समाजवाद के लिए लड़ रही थी, जबकि जो व्हाइट आर्मी थी वो समाजवाद के विकल्प के रूप में पूंजीवाद राजशाही के लिए लड़ रही थी। 1920 में बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में विरोधियों को हरा दिया, और 1922 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर की स्थापना हुई। यहाँ पर कुछ हिंट हैं, कुछ चिन्ह हैं, जो आपको अगर आप समकालीन राजनीति से इसको जोड़ करके देखेंगे तो आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कोई भी राष्ट्र जब कमज़ोर होता है तो पड़ोसी राष्ट्रों के लिए ये आपदा में अवसर जैसा होता है। कोई सभ्यता जब उन्नति करती है तो यही पड़ोसी देश उसके कमज़ोर होने का इंतजार करते हैं। इसके उदाहरण आप मॉडर्न इंडिया में भी देख सकते हैं। आप भारतीय राजनीति के घटनाक्रम को उठा करके देखिए। ये भी देखिए कि जो सरकार हमेशा सहयोगियों के समर्थन से चली, जिसके पास पूर्ण बहुमत नहीं रहा, उन्हें एक विधायक या एक सांसद ने भी किस तरह से नचाया और इस्तेमाल किया। कभी कोई नाराज हो जाता है तो कभी किसी को मनाना पड़ता है, और शासन की सारी ताकत चली जाती है इन्हीं सब कामों में, इन्हीं रूठने मनाने में। रूस की क्रांति में और क्या हुआ था इसके अलावा? क्या इस क्रांति से रूस का कोई फायदा हुआ? कभी भी नहीं। आसपास के देशों को इसका जरूर फायदा हुआ था। रूस के पतन का दुनिया से रूस को आइसोलेट कर दिया गया था। राजघराने के लोगों को सिर्फ उनकी हत्या नहीं की गई, बल्कि राजघराने की संपत्ति को लूट लिया गया। जिस यूसुपोव ने रास्पुतिन की हत्या की वो भी वहां से भाग निकला और आखिरी समय में राजा के साथ नहीं था। तो कहीं वो रेजिम चेंज ऑपरेशन वालों का कोई हथियार तो नहीं था। डिसइंफॉर्मेशन के द्वारा सत्ता के विरुद्ध लोगों को भड़काया गया। उसके खिलाफ कहा गया कि ये दड़ियल आदमी, ये रास्पुतिन उसका आदमी है, वो उसकी औरत है, वो आत्ममुग्ध शराबी है, वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाता है, उसने शासन छोड़ करके सारा ध्यान बेटे और बीवी पर झोंक दिया है, आदि आदि। यानी लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम, नैरेटिव निर्माण का काम। ये सब किस लिए किया गया? क्योंकि कुछ रेजिम चेंज ऑपरेशन वालों को रूस में कम्युनिस्ट शासन स्थापित करना था। जब रूस में छिड़े गृह युद्ध के दौरान लेनिन के सामने शासन और सर्वहारा में से किसी एक को चुनने का समय आया, तब उसने सर्वहारा में ही जार निकोलस को देखा। कहा गया कि दूसरी क्रांति पहली क्रांति की रक्षा के लिए हुई। लेनिन ने किसानों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया, और उसके सैनिक भूखे ना मरे इसके लिए उसने किसानों से उनका खाना पीना भी छीन लिया था, हड़प लिया था एक किस्म से। रूस में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। निकोलस जार को उसके महल में नज़रबंद कर दिया गया। लेनिन चाहता था कि निकोलस को बंदी बनाकर सजा दी जाए। जल्द ही निकोलस और उसका परिवार बोल्शेविक विद्रोह के कब्जे में आ गया, और अब शुरू हो गए थे उसके आखिरी दिन। अब बारी थी ऑपरेशन चिमनी स्वीप की। ये 17 जुलाई 1918 की बात है, जब निकोलस और उसका परिवार साइबेरिया के एक घर में नज़रबंद था। रात के करीब 2 बजे लोग उसके घर में घुसे। जार के पूरे परिवार को वहां बंद किया गया, और चिमनी स्वीप के तहत बोल्शेविक क्रांतिकारियों ने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। उन्हें खबर मिली थी कि जार के जो कुछ करीबी हैं वो उसे छुड़ाने आ रहे हैं, इससे उन्होंने रातों रात उसको मार दिया, ठिकाने लगा दिया। पूरे परिवार को महल के तहखाने में ले जाकर के गोलियों से भून दिया गया। मरने वालों में 13 साल का एलेक्सी भी था, जिसे बचाने के लिए जार निकोलस ने रास्पुतिन के हाथों रूस का भाग्य सौंप दिया था। इसके बाद 1917 से 22 के बीच कम्युनिस्ट लेनिन की सरकार ने रूसी गृह युद्ध में दक्षिणपंथी, वामपंथी, बोल्शेविक विरोधी सेनाओं का भी निर्मम दमन किया। इसे आप लाल आतंक यानी रेड टेरर का नाम दे सकते हैं। इस दौरान 2 लाख लोग मारे गए। अकाल और कुलकों के नरसंहार, जिसे डिकोलराइजेशन जिसे कहते हैं, आप देखेंगे अगर आप पढ़ेंगे इस बारे में तो पता चलता है कि लेनिन ने किसानों से उनकी ज़मीन हड़पी, उनको मारा, उनका राजनीतिक दमन किया गया, और इसको नाम दिया गया साम्यवाद। रेड टेरर ही है जिसे लोग क्रांति के नाम पर आगे रखते नहीं हैं। उसके परिवार ने लाखों लोगों की गिरफ्तारी की, हत्याएं की, निर्वासन सहित फांसियां लोगों को दी गई। जो कृषक थे बोल्शेविकों ने उन्हें जबरन अनाज देने से मना कर दिया। लेनिन ने इन किसानों को रक्त चूसने वाला प्रेत बताया था।
आज कहा जाता है कि हम क्रांतिकारी हैं क्योंकि हम किसानों के साथ हैं। तो लेनिन ने किसानों के साथ क्या किया था? साल 1920 तक बोल्शेविकों का रेड टेरर भयावह हो चुका था। लेनिन ने एक खुफिया एजेंसी लगाई थी, जो खुफिया उसकी निजी पुलिस थी, उसे नाम दिया था चेका। लगभग 2 लाख बोल्शेविक इसमें भर्ती किए गए थे। ये किए गए थे इसलिए कि वो जो लेनिन के विरोधी थे उनका सामूहिक नरसंहार कर सके। चेका के बारे में आप सुनेंगे, आप पढ़िए, देखिए कि ये रूसी क्रांति का किस तरह से ये अंत हुआ था। विरोधियों को यातनाएं दी जाती थी, सरेआम उन्हें फांसी पे लटकाया जाता था। लेनिन के शासन में चेका की उसको खुली छूट दी गई थी, जो उसकी पर्सनल पुलिस थी, कि वो लोगों पर जितनी जातियाँ हो सकती थी वो कर सकते थे। वो पर्सनल पुलिस थी उसकी। जार की मौत के बाद रूस में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हुई। इस सरकार ने जार के परिवार की मौत की जांच करवाई। रूस में गृह युद्ध समाप्त होने उसके कई दशक बाद तक इस हत्या को लेकर के सवाल उठते रहे। तब कहा गया था कि जार के पूरे परिवार के शव जला दिए गए, लेकिन साल 1991 में उनके अवशेष अचानक प्रकट हो गए। इन अवशेषों को 1979 में ही ढूंढ लिया गया था, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि सोवियत क्रांति के इस घटिया इतिहास को सामने लाया जाए। आखिरकार 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद निकोलस और उनके परिवार को राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। सोवियत संघ के रहते ज़ारशाही का नाम लेना भी गुनाह था, लेकिन 21वीं सदी में वो कई लोगों के नायक हैं, और यहाँ तक कि रशियन चर्च ने उन्हें संत का दर्जा दिया है। अब वापस लौट करके इस पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास अवश्य करें और निकोलस और लेनिन की भूमिकाओं को समझने की भी कोशिश करिए। रशियन रिवॉल्यूशन, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने जो सुना था और जो हकीकत थी, दोनों में आपको कितना फ़र्क लगा, हमें ज़रूर बताइए। रिवॉल्यूशन स्टोरीज, सिविलाइजेशन स्टोरीज़ को आप हमारे यूट्यूब चैनल द पैम्फलेट पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।